दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। इटावा कांड थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग उसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कल जिस तरीके से कुछ लोगों ने, जिन्हें बताया गया कि वो यादव समाज के लोग हैं, उन्होंने इटावा में जाकर के उपद्रव किया, थाने का घेराव किया, पुलिस की एक गाड़ी में तोड़ फोड़ कर दी, उससे तो यही लगता है कि कुछ लोग उपद्रव करना चाहते हैं। कुछ लोग ब्राह्मणों और यादवों के बीच ये जो तनाव शुरू हुआ है इसको और बढ़ाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर से कुछ लोगों को बुला करके वो आंदोलन करवा रहे हैं जिनका नाम के आगे यादव लगा हुआ है। अखिलेश यादव तो यहां तक कहते हैं कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश के यादवों पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से वो बाहर के यादवों को लेकर के आ रही है। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग, कुछ यादव बिरादरी के लोग हैं, कुछ और जातियों के लोग हैं जो ब्राह्मणों पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ ब्राह्मण भी हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन आखिर इस मसले का हल क्या है? शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि कथा कोई ब्राह्मण ही कर सकता है, व्यास गद्दी पर ब्राह्मण ही बैठ सकता है। लेकिन काशी विद्वत परिषद जो बनारस की सबसे बड़ी संस्था है विद्वानों की, उसका कहना है कि जो विद्वान है वो कथा कह सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी विद्वान हो वो कथा कह सकता है। लेकिन कथा कहने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या जाति छुपा करके कथा होनी चाहिए? क्या धर्म छुपा कर कथा होनी चाहिए? क्या किसी कथावाचक को अपना जाति और धर्म ये छुपाना चाहिए? ये एक बड़ी बात है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है कल से, जिसमें गांव वाले जो कथावाचक हैं मुकुटमणि यादव और संत प्रसाद यादव, इन दोनों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आप किस जाति के हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी कोई जाति नहीं है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है कि कोई जाति नहीं है। लेकिन अगर ब्राह्मण के यहाँ कथा कहने के लिए गए हुए हैं तो कम से कम ब्राह्मण के यहाँ तो ब्राह्मण जाना ही चाहिए। वो ब्राह्मणों का गांव है और इस कथा का जो आयोजन था वो 22 जून को जयप्रकाश तिवारी जो है वो अपने घर पर करवाते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर पर भागवत की कथा कहवाते हैं और जो चूंकि कथा वाचन जो है, इसमें जो कथा वाचते हैं वो पैसा लेते हैं, इस वजह से जो गरीब लोग होते हैं वो भी कथा जब कराते हैं तो वो देखते हैं कि कौन से पंडित जी कितना पैसा लेते हैं कथा कहने का। मुझे लगता है कि जयप्रकाश तिवारी ने भी सस्ते में इनको लाए होंगे, कम पैसे में इनको लाए होंगे, इसी वजह से वो अपने यहाँ ये कथा कहलवाने के लिए आए। लेकिन जब कोई भागवत कथा कहता है, उससे जो जजमान होता है वो जनरली जाति नहीं पूछता है और शायद इसी वजह से मुकुटमणि और संत प्रसाद ये दोनों वहां पर कथा कहने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये भेद खुलता है, जब ये पता चलता है कि नहीं ये ब्राह्मण नहीं है और ये किसी और जाति के हैं, यादव हैं या दलित हैं, तो इसको लेकर के जो गांव वाले होते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों का गांव होता है दादपुर, और गांव वालों के बीच कुर्सी पर बैठ करके आराम से वो कथावाचक से पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। लेकिन वो अपनी जाति नहीं बताते हैं, वो कहते हैं मेरी जाति नहीं है। मतलब वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमको पता चला है कि आप या तो यादव हैं या दलित समाज से हैं।
फिर भी वो कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन गांव वाले पता कर लेते हैं कि ये यादव समाज से आते हैं, और उसके बाद गांव के कुछ जो लड़के होते हैं वो बाल उनकी चुटिया काटते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन जो मुकुटमणि की जो आइडेंटिटी है, उस मुकुटमणि ने उसे छिपाने की कोशिश की। मुकुटमणि का जो आधार कार्ड है उसमें अग्निहोत्री लिखा हुआ है। सवाल ये उठता है कि कथा कहने के लिए अगर किसी जाति की जरूरत नहीं है, किसी धर्म की जरूरत नहीं है, विद्वता होनी चाहिए आप में, तो फिर आपने अग्निहोत्री अपने नाम के आगे क्यों लगवाया और मुकुटमणि अग्निहोत्री का आधार कार्ड फर्जी क्यों बनवाया? जो जयप्रकाश तिवारी हैं उनकी मतलब उनकी शिकायत पर भी एक एफआईआर होती है। पहली एफआईआर तो कुछ जो ब्राह्मण लड़के होते हैं जो चुटिया काटते हैं उनके खिलाफ होती है, 4 वो गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाते हैं। लेकिन जयप्रकाश तिवारी की एक तहरीर ली जाती है और जयप्रकाश तिवारी की तहरीर पर एक मुकदमा और दर्ज किया जाता है संत कुमार यादव और मुकुटमणि यादव के खिलाफ। इस मामले की भी जांच चल रही है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव, जब घटना होती है मारपीट की, चुटिया काटने की, उसके बाद समाजवादी पार्टी दफ्तर पर उन दोनों को बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, कुछ उनको नकदी देते हैं और उनका एक निर्गुण भजन भी सुनते हैं। लेकिन आप पूरी कथा को जब आप सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको भी लगेगा कि ये कथा करने का तरीका नहीं है। भागवत कथा ऐसे नहीं कही जाती है। भागवत कथा भागवत में जो है वो सुनाई जाती है। लेकिन मुकुटमणि और संत प्रसाद का पूरा फोकस केवल और केवल भजन पर है। भजन बहुत सारे लोग गाते हैं, कोई भी व्यक्ति भजन गा सकता है। भजन गाने में कोई असुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भजन गा सकता है, भजन उसे गाना चाहिए। लेकिन यही भजन गायक धीरे धीरे कथावाचक बनते जा रहे हैं, क्योंकि कथा में पैसा ज्यादा है। जब कोई कथा कहता है, कोई बाबा कथा कहता है, जो कथा कहता है उसे बाबा ही कहते हैं, तो वहां पर लाखों रुपए की उसको आमदनी होती है। चढ़ावा चढ़ता है, कथा के नाम पर पहले ही पैसे लिए जाते हैं कि इतना पैसा हम कथा के नाम पर लेंगे, तभी हम कथा कहने के लिए जाएंगे। ये सब कुछ होता है, लेकिन जाति छिपा करके कथा कहना मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं से जायज है। एक बात। दूसरी बात, अगर जातीय विद्वेष की भावना उत्तर प्रदेश में फैलाने की कोशिश की जा रही है तो ये भी गलत है, जैसा अखिलेश यादव का कहना है, क्योंकि इससे समाज में तनाव पैदा होगा, और जब समाज में तनाव पैदा होगा तो जो सामाजिक विघटन है वो बढ़ेगा। जैसे कुछ दिनों से हिंदू मुसलमान बहुत तेज चल रहा है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरीके से अगर जाति को भी अलग करने की कोशिश की जाएगी तो हमारा जो समाज है वो निश्चित तौर पर कई वर्गों में बढ़ जाएगा, जो हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश दोनों के लिए शायद ये ठीक नहीं होगा। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।